हेलो गाइस। तो हमने आपने लास्ट वीडियो से थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था द कॉन्सेप्ट ऑफ लीचिंग कि लीचिंग एक केमिकल मेथड है जिससे आप एक मेटल के को आप प्योरीफाई कर सकते हैं। ये मेथड हम गोल्ड और सिल्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं हमारा गोल्ड और सिल्वर जो है एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो ऑलमोस्ट अर्थ से मुझे मेटल फॉर्म में ही मिलता है। तो मैं उसे साइनाइड आयन से लीच करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मुझे मिलता है मेटल साइनेट। जैसे ही मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स आएगा मैं इसे फिल्टर कर लूंगा। फिल्टर के बाद इंप्योरिटीज निकल जाएंगे और इंप्योरिटीज निकलने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ से मेटल निकालना है, जो मैं जिंक के रिडक्शन से कर सकता हूँ। मेरा प्योर मेटल गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से निकल सकता है। अब हम बात करेंगे कि आपके जो मेटल्स हैं, मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स की बात करूंगा, जो इन बिटवीन आते हैं आपके हाईली और लीस्ट के बीच में। तो उनके पास दो तरह के और होते हैं, या तो कार्बोनेट और होते हैं या फिर सल्फाइड और होते हैं। तो कार्बोनेट और सल्फाइड और के लिए दो अलग अलग प्रोसेस है। आपको याद होगा हमने बात की थी, सबसे पहले क्या करना है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बाद जो मेरे पास और है, अगर वो हाईली एक्टिव मेटल का है तो इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। सेकेंडरी एक्टिव मेटल का हो तो मुझे उसे क्या करना पड़ता है, उसे उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, एक कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कार्बोनेट और की करते हैं और रोस्टिंग सल्फाइड और की करते हैं। दोनों में फर्क क्या है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं होती है और रोस्टिंग में ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आप देख सकते हैं जो कैलामाइन और है, जो जिंक कार्बोनेट का और है, उसके अंदर CO3 अपने ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जब इसे हीट करूंगा तो मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ZNO बचेगा। लेकिन अगर जिंक ब्लेंड हो, जिंक सल्फाइड का और हो, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को बाहर से देना पड़ता है, जिससे मुझे मिलेगा जिंक ऑक्साइड और SO2। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में की जाती है। ये एक टब लाइक फर्नेस होती है जिसके ऊपर क्लैंप्स लगे होते हैं और नीचे से हीट किया जाता है। सारी गैस ऊपर निकल जाती है और नीचे आपके पास मेटल ऑक्साइड बचता है। अब देन हमारे पास बात आती है लीस्ट एक्टिव मेटल्स की। आपका मेटल ऑक्साइड हो गया। अब उसके बाद बात आती है लीस्ट एक्टिव मेटल्स। लीस्ट एक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो इतने अनस्टेबल होते हैं कि हीट करने पे ही टूट जाते हैं। अगर मैं देखूं, मेरे पास सिनेबार और है, मरकरी के सल्फाइड को कहते हैं सिनेबार, और जब मैं इसकी रोस्टिंग करूंगा तब मुझे मिलेगा मरकरी ऑक्साइड एंड SO2। बट अब मुझे इसको रिड्यूस करने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, ये सिंपल हीट करते ही टूट जाएंगे। कौन से, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, और क्या देंगे, उनका मेटल और ऑक्सीजन गैस। एक और एग्जांपल देखें कि अगर मेरे पास लीस्ट एक्टिव मेटल कौन सा है, कॉपर, फिर इसकी रोस्टिंग करेंगे, बन गया कॉपर ऑक्साइड। अभी कॉपर ऑक्साइड आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था, हीट करके मर्क्यूरी निकल रहा था और ऑक्सीजन निकल गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड नहीं टूटता है, इंस्टेड कॉपर ऑक्साइड अपने ही सल्फाइड से रिएक्ट कर लेता है और कॉपर प्रोड्यूस करता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड अपने सल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड अपने सल्फाइड से रिएक्ट कर लेता है। देन वी हैव मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स। पीछे मैंने बताया था कि आप इसकी कैल्सिनेशन से या रोस्टिंग से उसे उसके सल्फाइड और में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने और में कन्वर्ट कर लिया, अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने क्या करोगे, उसका रिडक्शन। तो जो पहला तरीका है वो क्या है, कार्बन रिडक्शन, मतलब कोक। हम जानते हैं कोक एक कार्बन फॉर्म होती है
और उसे अगर मैं जब ट्रीट करूंगा जिंक ऑक्साइड या किसी ऑक्साइड से, अब टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए मोर देन 100 केल्विन। इस टेम्परेचर पे ऐसी रिएक्शन फिजिबल हो जाती हैं और कार्बन क्या सेट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और बढ़िया बात क्या है, ये बहुत सस्ता है और चीप है। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्बन मेटल के साथ रह जाता है। तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? अच्छा, अब जो रिडक्शन होता है मेटल ऑक्साइड का विद कोक, इसे कहते हैं स्मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल विद कोक इज नोन एज स्मेल्टिंग। और इसे किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस एक ऐसी फर्नेस होती है, ऊपर से नीचे टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे 100 नीचे 4000 के आसपास टेम्परेचर बढ़ता है और इसके अंदर रिएक्शन होती है। इसमें काफी खास बात आती है स्लैग। अब स्लैग क्या होता है? अब सपोज आपके पास मेटल है और उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड टाइप, तो वो सब्सटेंस जो इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यहां से निकाल सकता है उसे कहते हैं फ्लक्स। द सब्सटेंस यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज इज नोन एज फ्लक्स। और फ्लक्स और इम्प्योरिटी मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्लैग। अब स्लैग की एक खास बात क्या है? ये फ्यूजिबल होता है, मतलब जो ये बनता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसका, और इसकी खास बात ये लाइटर देन मेटल होता है। तो अगर फर्नेस देखें तो नीचे की तरफ सारा मेटल होगा और ऊपर की तरफ सारा स्लैग होगा। तो नीचे से मेटल निकाल सकते हैं और ऊपर से स्लैग को अलग निकाल सकते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली इमिसिबल विद मेटल, ये मेटल के साथ मिक्स नहीं होगा। अब मैं फ्लक्स भी दो टाइप का होगा, एक एसिडिक फ्लक्स और एक बेसिक फ्लक्स, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे पास कौन सी टाइप की इंप्योरिटीज है। अगर मेरी इंप्योरिटी बेसिक है तो मैं यूज करूंगा एसिडिक फ्लक्स, जैसे कि SiO2, ये कंबाइन करके बना लेंगे अपना अपना स्लैग। और अगर मेरी इंप्योरिटीज एसिडिक हैं जैसे कि SiO2 या P2O5, तो आप यूज करेंगे मेटल ऑक्साइड्स या फिर बेसिक फ्लक्स। एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, जो बेसिक नेचर के कंपाउंड्स होते हैं। एक और मेथड है जिससे मैं मॉडरेटली एक्टिव मेटल को रिड्यूस कर सकता हूँ, वो कौन सा है? रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। आप एल्यूमिनियम को जानते हैं, एल्यूमिनियम का हाईली एक्टिव मेटल में से एक है। तो ये उनके मेटल ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर सकता है उनके मेटल्स में। और रिएक्शन कैसी है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसलिए इसे कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। अगर कोई पूछे कि थर्माइट रिएक्शन क्या है, तो सिंपल, आपको एक किसी मेटल ऑक्साइड को उसके मेटल्स से, उसके एल्यूमिनियम से ट्रीट करना है विद हीट, और हीट के बाद जब रिएक्शन शुरू हो जाएगी तो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। और इस रिएक्शन को हम कहाँ यूज करते हैं? पहली वाली अगर आपको याद हो तो हम इसे यूज करते हैं फिलिंग ऑफ रेल क्रैक्स। जो रेल क्रैक में दरारें पड़ जाती है उसे हम इससे भरते हैं। तो यहाँ पे आपके मेटल आ गया, तो आपके लीस्ट एक्टिव मेटल को सिर्फ हीट करना पड़ता है, मॉडरेटली एक्टिव मेटल को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा आइदर बाय कार्बन और एल्यूमिनियम। और अब बात करेंगे हाईली एक्टिव मेटल्स, जिसका मैंने कहा था एक ही लौता मेथड है, जो था इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? करंट पास करके कंपाउंड को तोड़ना। अब मैं जानता हूं, मुझे यहाँ मेरा पहला एग्जांपल लिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जिसे हम निकालते हैं Al2O3 से। मेरे पास दो तरह के आयन है, एक Al+3 और एक O2 नेगेटिव। तो मैं इन आयंस को करंट में पास करता हूं और करंट पास करके इनकी रिएक्शन कराता हूं और अपना मेटल निकालता हूं। कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, करंट पास करने वाले रॉड्स लगाए हैं। आपका जो कैथोड है वो कार्बन की लाइनिंग है, ग्रेफाइट लाइनिंग कहते हैं इन्हें, क्योंकि ग्रेफाइट हमारा कंडक्टिंग नेचर का होता है। सेम एनोड भी हमारा कार्बन ग्रेफाइट रॉड है। और बीच में क्या है? आपने डाला है मोल्टम एल्यूमिनियम ऑक्साइड
विथ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या है? मिक्सचर ऑफ CaF2 और Na3Al F6। ये करता क्या है? पहली बात तो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम करता है और कंडक्टिविटी बढ़ाता है। करंट आराम से पास होगा इन प्रेजेंस ऑफ दिस। अब जैसे ही करंट पास होगा रिएक्शन शुरू हो जाएगी। कैथोड पे आपका कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम जो है पॉजिटिव आयन आपका कहाँ जाएगा? कैथोड पे, और क्या होगा? रिड्यूस। अब जैसे वो रिड्यूस होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा। और किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। तो धीरे धीरे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम+3 आयन था वो मोल्टन फॉर्म में नीचे आ जाएगा। और दूसरा जो आपका O2 नेगेटिव आयन था वो कार्बन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और इन दोनों को ऐड करें तो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी हमारी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड 3 कार्बन से रिएक्ट करके 4 मोल एल्यूमिनियम लिक्विड निकालता है +3 CO2 गैस। तो सिर्फ समझने वाली बात यह है कि एक कैथोड है एक एनोड है। कैथोड में मेटल का रिडक्शन होगा, एनोड पे जो नॉन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा। और बीच में आपको एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। वो कौन सा आपने डाला है यहाँ पे? क्रियोलाइट, जो करंट को पास करने में हेल्प कर सके और आयन प्रोड्यूस कर सके। अब बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम खुद एक हाईली एक्टिव मेटल है, तो इसका भी सेम प्रोसीजर पीछे वाला एल्यूमिनियम की तरह। इसका और जो होता है वो होता है कार्नोलाइट और। तो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है, एक डबल सॉल्ट है, यहाँ 2 सॉल्ट है, एक पोटेशियम क्लोराइड का और एक मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो सेम पिछले मेथड से इसे किया जा सकता। ओके, जो नेक्स्ट मेथड है वो है डॉस प्रोसेस, जिसे हम करते हैं सी वाटर से। हमें पता है कि हमारा जो मैग्नीशियम सॉल्ट का परसेंटेज है सी वाटर में है 0.13%। मतलब 100 ग्राम पानी के अंदर आपका 0.13 ग्राम सॉल्ट है, इतना मैग्नीशियम है। बट ये तो बहुत कम है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम करते हैं कि जो हमारा सी वाटर है उसमें जितना ही मैग्नीशियम सॉल्ट है उसे हम ट्रीट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इससे क्या होगा? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी में कन्वर्ट कर जाएगा, और ये पीपीटी क्या होगा? सॉलिड। और इस पीपीटी को मैं यहाँ से सेपरेट कर सकता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ प्योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बचा है। अब उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैं कन्वर्ट कर लूंगा मैग्नीशियम क्लोराइड में। अब मेरे पास एक कंसंट्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट है। सेम उसके अंदर करंट पास करेंगे एल्यूमिनियम वाले मेथड से, सेम सेटअप लगा के। उस बार क्या होगा? इस बार फिर कैथोड पे मैग्नीशियम क्या होगा? रिड्यूस, मैग्नीशियम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन गैस में जाएगा, किस पे? एनोड पे। तो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी MgCl2 fuse give magnesium liquid and chlorine gas at anode। एक और मेथड है जिसका नाम है फ्रॉम डोलोमाइट। डोलोमाइट एक और है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ये भी एक डबल सॉल्ट है। क्योंकि आप जानते हैं ये एक कार्बोनेट है, तो पहले आप इसका क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करके इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। और डोलोमाइट का एक स्पेशल प्रोसेस होता है, आप इसे फेरोसिलिकन के अलॉय से ट्रीट करते हैं और हीट करते हैं। फेरोसिलिकन के अलॉय से ट्रीट करते ही आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम आयरन और कैल्शियम सिलिकेट। जहाँ पे आयरन और कैल्शियम सिलिकेट लिक्विड फॉर्म में होते आराम से नीचे से निकल जाएंगे और आपका प्योर मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में ऊपर रह जाएगा। तो हमने पढ़ लिया कि कंसंट्रेशन क्या होती है, इम्प्योरिटीज को निकालना। कंसंट्रेट करने के बाद हम उसे मेटल में छांट के अलग अलग तरीकों से, अगर हाईली एक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइज कर देंगे, मॉडरेटली है तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसका रिडक्शन करेंगे, और अगर
लीस्ट एक्टिव है तो सीधा उसे ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। बट इस टाइम पे जो हमें मेटल मिलता है, जो इन प्रोसेस में मिलता है, वो मेटल होता है इम्प्योर मेटल। कितना? 95 to 96% मेटल होता है, बाकी 4% या 5% की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को भी हमें निकालना होता है, और इसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं, दीज आर नोन एज रिफाइनिंग मेथड्स, जहाँ पे हम इम्प्योर मेटल को प्योर में कन्वर्ट करते हैं, 95 से 100% पे लेके जाते हैं। तो ऐसे 5 मेथड है हमारे पास। सबसे पहला है लिक्वेशन। बहुत सिंपल मेथड है। ये बेस है कि आपका जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए आप इम्प्योर मेटल को एक स्टैंड पर रखेंगे ऊपर और नीचे से हीट करेंगे। हीट होने पे क्या होगा कि जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है वो पहले मेल्ट होकर नीचे आना शुरू हो जाएगा और हाई मेल्टिंग पॉइंट की इम्प्योरिटी ऊपर ही रह जाएगी, जिससे आपका प्योर मेटल नीचे कलेक्ट हो जाएगा और इम्प्योरिटी ऊपर रह जाएगी। तो ऐसे लो मेल्टिंग पॉइंट के जो मेटल है वो कौन से हैं हमारे पास? लेड, टिन और बिस्मथ। देन डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन आपको पता है, पहले पढ़ चुके हैं हम, इसमें इवेपोरेशन करते हैं। तो सेम मुझे ऐसा मेटल चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो और इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे मेटल कौन से हैं? हम जानते हैं मर्क्यूरी हमारा लिक्विड फॉर्म में है, एक तो वो, कैडमियम और जिंक। ये तीनों के तीनों ए ग्रुप के मेंबर है, ग्रुप 12 के, और तीनों को हम डिस्टिलेशन से प्योर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग भी एक तरह से ऐसा ही है, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो लिक्विड मेटल में सॉल्युबल होंगी। आपकी इम्प्योरिटीज लिक्विड मेटल में ज़्यादा सॉल्युबल होंगी रादर देन सॉलिड मेटल में। तो करेंगे क्या? आप मेटल के रॉड को बीच में रखते हैं और ऊपर से एक कॉइल हीटर मूव करते रहते हैं। तो पहले एक कोना आप मेल्ट करेंगे। जो कोना मेल्ट होगा, इम्प्योरिटी उसके अंदर ज़्यादा डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे उस मोल्टन फॉर्म को लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अब क्योंकि लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटी ज़्यादा सॉल्युबल है, तो इम्प्योरिटीज भी लिक्विड मेटल के साथ मूव करती रहती है। तो अल्टीमेटली जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पूरा इम्प्योरिटी एक एंड पे आ जाएगी। आप मेटल को काट देना, इम्प्योरिटी वाला मेटल एक तरफ और प्योर मेटल एक तरफ आपको मिल जाता है। एंड लास्ट इज वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। अब तक हमने जितने 3 मेथड पढ़े वो सारे फिजिकल मेथड थे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे बेस थे और सॉल्युबिलिटी पे बेस थे। ये मेथड हम एक केमिकल मेथड है। इसमें करना क्या है? पहले आप उस मेटल को कन्वर्ट करेंगे एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स में, जो इजीली इवेपोरेट हो सकता हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जब उसे इवेपोरेट करके आप प्योर कर लेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स को इजीली तोड़ा भी जा सके। 2 कंडीशन है कि पहले वो इजीली इवेपोरेट हो सके, दूसरा उसे इजीली तोड़ा जा सके। तो हमारे पास 2 एग्जांपल है, पहला है मॉन्ड प्रोसेस और दूसरा है वैन आर्कल मेथड। तो मॉन्ड प्रोसेस हम यूज करते हैं निकल के लिए। यहाँ पे निकल जो आपका इम्प्योर है उससे आपने रिएक्ट किया कार्बन मोनोऑक्साइड से 50 डिग्री पे, आपको मिल गया निकल टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वोलेटाइल है तो 50 डिग्री पे ही, 100 डिग्री पे ही इवेपोरेट होके एक दूसरे कंटेनर में आ जाता है। और जैसे ही हमें प्योर हमें मिल जाएगा, हम उसे क्या करेंगे? एक हाई टेम्परेचर देके तोड़ देंगे। वैन आर्कल मेथड हम यूज करते हैं आयोडीन के साथ। और 3 तरह के मेटल जो हम यूज करते हैं, जिरकोनियम, टाइटेनियम और बिस्मथ। आपको क्या करना है? आप पहले टाइटेनियम इम्प्योर मेटल को आयोडीन से ट्रीट करेंगे एक लो टेम्परेचर जहां वो अपना कॉम्प्लेक्स बना सके। अब वो कॉम्प्लेक्स वोलेटाइल होगा तो गैस फॉर्म में आएगा। जैसे ही आप गैस को अलग से कलेक्ट करके प्योर कर लोगे, आप उसे तोड़ सकते हो एक हाई टेम्परेचर के ऊपर, जिससे आपका प्योर मेटल एक तरफ और आयोडीन गैस फॉर्म में निकल जाएगा। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, सेम मेथड वैसा है लेकिन इसका सेटअप अलग होता है। इसमें करते क्या है? आप एक कंटेनर लेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाईली एक्टिव मेटल्स में था वो कंटेनर क्लोज होता था। मैं एयर को वहां पे आना अलाउड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो मेटल मेरा हाईली एक्टिव है वो एयर से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे उन मेटल्स को प्योर करता हूँ जो इनकी एक्टिविटी
इतनी ज़्यादा हाई ना हो। एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर और गोल्ड। करना क्या है, सेम, इसके भी 3 पार्ट होंगे, एक एनोड इम्प्योर मेटल का, एक कैथोड प्योर मेटल का, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट जो उसी मेटल का सॉल्यूशन हो। तो जैसे ही आप करंट पास करेंगे, हम जानते हैं मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होगा आपका, कैथोड पे। अब मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो इम्प्योर मेटल था वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। उसके आयन बनेंगे तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और वही आयंस जाके कैथोड पे जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ताकि आप एक मेटल को प्योर कर सकें। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसी मेटल का सल्फेट होता है या क्लोराइड होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, सो कीप ट्यून। और कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इसकी वीडियो के सेक्शन में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है फॉर फर्दर मोर क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल के लिए। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू गाइस।